जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही होता है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति किसी खास नदी में डुबकी लगाने से मिलती है, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे कुंभ मेले, जिसमें सिर्फ पानी की सुविधा मुहैया कराने की लागत 40 करोड़ रुपए है। 2013 का कुंभ मेला, जो अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला था, जिसमें लगभग 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद आने वाले 2025 के इस महाकुंभ में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ लोगों को आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आस्था की ऐसी डुबकी जिसको लगाने के लिए इतनी बड़ी भीड़ एक साथ इकट्ठा हो जाती है कि एक अस्थायी शहर बसाना पड़ता है और लाखों टेंट लगाने पड़ते हैं, लाखों शौचालय लगाने पड़ते हैं, लगभग 400 किलोमीटर अस्थायी सड़क बनाने पड़ते हैं। और इसकी भव्यता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका बजट 5060 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि यह कुंभ मेला इतना विशाल है कि इस मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन हर किसी के मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि इतना विशाल कार्यक्रम होने की शुरुआत कब से हुई और क्यों होता है इतना विशाल मेले का आयोजन। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में आइए जानते हैं क्या है कुंभ मेले का इतिहास और क्यों मनाया जाता है कुंभ। साथ ही सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कैसी मिल रही है व्यवस्था, इस बार के कुंभ में जानते हैं विस्तार से। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर 3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवों और दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। लेकिन अन्य कथाओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आइए जानते हैं बारी बारी से इन तीनों कथाओं को, उसके बाद सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं और स्नान मुहूर्त के बारे में विस्तार से। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ से निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत्र अमृत पुत्र कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्यागुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। इस मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तराखंड के हरिद्वार, मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से अमृत रिसने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, इसीलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। जिस समय चारों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उसी समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस समय जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। दूसरी पौराणिक कथा महर्षि दुर्वासा की कथा है। ये कथा इंद्र से संबंधित है। इसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ने फलतः भयंकर श्राप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्षा से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ
जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृत पान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहाँ से गरुड़ ने उसका उद्धार किया। उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुँचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा, वे ही कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। तीसरी पौराणिक कथा कद्रु विनता की कथा है। तीसरी कथा प्रजापति कश्यप की दो पत्नियों के सौतिया डाह से संबंधित है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विनता के पुत्र थे वैनतेय गरुड़। कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया। फलतः विनता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विनता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक के वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दायित्व से मुक्ति दे दूंगी। विनता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक से होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिसमें कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। और यही 3 पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है और 6 साल के अंतराल पर अर्ध कुंभ। लेकिन इस बार जो सौभाग्य हम 21वीं सदी के लोगों को मिला है, 2025 का महाकुंभ 144 साल बाद लगता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस बार की तरह का महाकुंभ अब पुनः 144 साल बाद यानी 2169 ईस्वी में लगेगा। वैसे तो भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह होता है। प्रयागराज में संगम के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। लेकिन इस बार 2025 में प्रयागराज में संगम के तट पर महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार मेले में लगभग 40 करोड़ लोगों को आने की उम्मीद है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो गई, यानी 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर यह मेला 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था और 2019 में अर्धकुंभ। लगभग 45 दिनों तक महाकुंभ का मेला चलेगा। इस मेले में कई तरह की प्रदर्शनी स्थल लगाए गए हैं, जिनमें वेद, चरक, संहिता, पुराण व प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों सहित उन सभी प्राचीन ग्रंथों को दर्शाया गया है जहाँ जहाँ भी कुंभ का उल्लेख हुआ है। वैसे तो मेले का केंद्र स्नान ही होता है और हर दिन लोग स्नान करते ही हैं, लेकिन महाकुंभ के मेले में शाही स्नान का खास महत्व है। सारे स्नान शाही नहीं होते। महत्वपूर्ण या खास दिनों पर शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। इस साल महाकुंभ में 3 शाही स्नान है। पंचांग के अनुसार शाही व सामान्य स्नान की तिथि तय की जाती है। इस साल मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 को पहला शाही स्नान था और मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को दूसरा शाही स्नान और बसंत पंचमी यानी 12 फरवरी 2025 को तीसरा शाही स्नान का दिन है। वहीं हम सामान्य स्नान की बात करें तो 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन, 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के दिन तथा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन सामान्य स्नान किया जा सकता है। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार सभी स्नान की शुरुआत नागा साधु ही करते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान कई समारोह का आयोजन किया जाता है। शाही स्नान के दौरान अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां, चमचमाती तलवारें और नागा साधु की रस्में आदि देखने को मिलती है। 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के मेले में भक्तजन 4 स्थानों से प्रवेश कर सकेंगे। हर्षवर्धन तिराहा, काली मार्ग, जीटी जवाहर और बांगड़ चौराहा को एंट्री पॉइंट बनाया गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन कैमरा के साथ साथ हजारों सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके साथ ही किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तमाम पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है।
साथ ही श्रद्धालुओं को खाने पीने और ठहरने के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क उत्तम व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। हालांकि बहुत सारी कंपनियों द्वारा भी अलग अलग खास किस्म की व्यवस्था के साथ ठहरने के लिए मेला क्षेत्र में ही टेंटों का निर्माण किया गया है, जिसमें ठहरने के लिए एक दिन का अधिकतम किराया 1 लाख रुपए तक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। वीडियो का अंत यही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।